जी। दोस्तों माजिद मकसूद है। दोस्तों आज हम बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बहुत ही क्रिटिकल है। इसके लिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज मेरे साथ एक इकोनॉमिस्ट हैं, सिंध यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं रफीक जहांगीर साहब, वो मेरे साथ वाया जूम मौजूद है। उससे हम पूछेंगे। रफीक साहब, सबसे पहले तो आपको डॉक्टर साहब हम वेलकम करते हैं, और मुझे ये बताइए पाकिस्तान का जो जो हम पहले कहते थे कि ये मुल्क जो है एक रेंटल स्टेट है, अब हम कहते हैं कि ये जो स्टेट है ये सिर्फ कर्जों पे चलती है। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी इस मुल्क पे कितना कर्जा चढ़ गया है। देखें, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम शुरू ही से पॉलिटिकल जो मिसमैनेजमेंट है, उसमें मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन थी उसमें जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से खराब होते रहे। पाकिस्तान हैज एनॉर्मस इकोनॉमिक पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये सरवाइव करता रहा है। लोगों की एक टेक्निकलिटीज थी जो लोग इसमें करते रहे हैं, काम करते रहे हैं। सेक्टर्स थे बुनियादी तौर पे, उनमें काफी कुछ उतार चढ़ाव आए मुल्क में। हिस्टोरिकली स्पीकिंग 1947 के बाद जो पाकिस्तान को विरसे में बहुत ही कम इंडस्ट्रियलाइजेशन मिली, बहुत ही वीक किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, बहुत ही वीक रेशियो था ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का। तो उसमें जो डेवलपमेंट का जो एक चलना था, बेड़ा था, वो बहुत ही वीक फुटेज पे जा रहा था। लेकिन साथ ही साथ अगर हम एक जो अल्टरनेट था कि हमारे पास इस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस काम करते जिस तरह से इंडिया में जो है तसलसल रहा है, तो मैं समझता हूं कि आज इंडिया के मुकाबले में हमारी तरक्की ज्यादा होती। हम जो हैं साउथ एशिया के जहां पर इंडिया खड़ा है, हम वहां से ऊपर होते और इंडिया हमारे नीचे। और देन जो साउथ एशियन क्लब को आपको पता है कि जिस तरह से वो है, बांग्लादेश ने भी अभी कुछ तरक्याती बड़े अच्छे ग्रोथ के मॉडल्स है उनका। तो ये है, तो ये एक तो इस तरह से वो चलता गया है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो गवर्नेंस का इशू था उसमें आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते पाकिस्तान ने करप्शन की जो है जड़ आ गई। हम देख रहे हैं कि 70s के बाद जो है वो एक करप्शन का एक बहुत बड़ा निजाम चल पड़ा, वो जिसको एक सिस्टम कहते हैं। एंड दैट सिस्टम वेंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट के इन्वॉल्वमेंट के हमें इशारात मिलते हैं उसमें बहुत ज्यादा। पॉलिटिकल जो इलीट है वो उसमें पूरे का पूरा नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये किया कि उन्होंने नीचे तक ट्रिकल डाउन किया करप्शन का सिस्टम, क्योंकि अगर नीचे तक आप नहीं करते ट्रिकल डाउन तो यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट। तो ये आज गवर्नेंस की जो जो क्राइसिस हैं उनकी वजह से आपके जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं वो भी सामने आ गए हैं कि आप डेट मैनेज नहीं कर पाए क्योंकि आपकी गवर्नमेंट्स का तसलसल नहीं था। मार्शल लॉज आ गई। अब कहाँ है परवेज मुशर्रफ, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। जियाउल से कौन पूछेगा क्यों इतना डेट लिया, कहाँ खर्चा किया। इकोनॉमिक्स में हम ये डेट का जो इशू है इसको हम कोई बुरा नहीं कहते, हम कहते हैं वो ठीक है अगर if it's invested in some projects which are going to reflect in a social development। ये social development की एक एडवांस स्टेज के लिए हम काम करते हैं। लेकिन अगर आप जो है खर्चा करें ही एक ऐसी चीज पे जिसकी तैयारी पे जो कि ना होनी है ना होगा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो आज की जो डेट मैनेजमेंट है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इशू है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की इशू है। उसके बाद करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है। ये गवर्नेंस को कुल मिला के एक बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनको हल करने के लिए मतलब है कि इस वक्त जो वीक पॉलिटिकल सिस्टम है दैट्स वर्किंग। अच्छा सर, जी। डॉक्टर साहब ये भी आपने इसका पॉलिटिकल एंगल मुझे बताया। मुझे ये बताए पाकिस्तान पे अभी कर्जा कितना चढ़ गया है, कितना कर्जा है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने जो कर्जा लिया है। पाकिस्तान का कर्जा जो है वो अभी मेरा ख्याल है कि 60, आई डोंट नो कि फिगर जो है वो लेटेस्ट कहाँ तक पहुंची है। इस 68 बिलियन से भी ज्यादा का है, लेकिन 168 बिलियन है शायद। और हमें 30 बिलियन के आसपास जो है हर साल उसकी डेट सर्विसिंग देनी होती है। पाकिस्तान के कर्जे जो हैं दो तीन तरह के हैं, एक सॉवरेन डेट है, एक इंटरनल डेट है, और कुछ सर्कुलर डेट की इशू है पाकिस्तान की। ये दो तीन जो है बड़े प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स हैं। अब इनको भरने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट के मुकाबले हमारी कम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वैसे ही खराब है। तो एक तो हमें जो ट्रेड का बैलेंस है उसको देखना पड़ता है। दूसरा जो अब आपकी अगर कोई 28 से 30 बिलियन के करीब
अगर आपके सारे कुल मिला के रेमिटेंस और ये आ जाते हैं आपके पास, तो आपकी डेट सर्विसिंग ही 30 बिलियन की है। तो आपके जो बाकी चीजें हैं उनको करने के लिए आपके लिए एक बड़ी स्ट्रगल है। उसके लिए करना क्या होगा, अगर आपका ये दूसरा सवाल होगा तो उस पर मैं बात करूंगा। जी मैं लेकिन पाकिस्तान की डेट मैनेजमेंट इस पर बहुत खराब है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं डेट मैनेजमेंट, लेकिन हम टेक्निकली समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास एनुअली कितना पैसा आता है जो बाहर से भी आता है, और वो सूबों को भी जाता है, और उसके बाद हमारी फेडरेशन है, तो फेडरेशन के पास क्या बचता है और सूबों के पास कितना जाता है, और उसके बाद उसकी जो एलोकेशन डेट सर्विस की है वो कितनी जाती है हमारी जो एनुअल हमारी जीडीपी है। देखें, पाकिस्तान की जो डेट है ये इनकी फिगर्स अभी फ्रेश मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन पिछले जो हैं उनमें हमारी 30 बिलियन मैंने जैसे आपको बताया, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो ये मंथली आता है कि कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो हो रहा है, कितना डेफिसिट हो रहा है, दैट क्वार्टरली एसबीपी करती है। दीज फिगर्स नीड टू बी डन चेक्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन जो डेफिसिट का जो बहुत बड़ा अंग है, वो एकड़ा है, वो ये है कि आपकी डेट सर्विसिंग जो है वो इस वक्त अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो बाकी चीजों को मैनेज करना रिलेटिवली आसान है। आपकी रिमिटेंस जो है वो रिड्यूस हो रही हैं। आपके जो बाकी कर्जा, मिसाल के तौर पे हमने $45 बिलियन का कर्जा लिया था चाइना से, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का था। अब उसको अभी इस वक्त जो है रिपेमेंट करनी थी। रिपेमेंट करने के लिए वो जो चाइना का जो रोड था और वो जो हमारा मुआहदा है उस पर काम होना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको जो डेट सर्विसिंग है वो तो हो रही है, उसमें आपने देखा 2 बिलियन का हमने फिर से उसको चेंज कर लिया कि जी इसको आगे ले जाएं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, उसमें कहीं भी हमारे जो ये डेट को खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डेट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए हमारी नहीं आ सकती क्योंकि आपके पास एनर्जी क्राइसिस है, और दूसरी जिस इंडस्ट्री का बुनियाद ज़िया-उल-हक ने डाला था वो इंडस्ट्री इस वक्त मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे है। वो इंडस्ट्री आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री नहीं मिल सकती। आपको याद होगा सुजुकी, पाक सुजुकी को आपने बनाने के लिए यहाँ पर ज़िया-उल-हक ने जगह दी थी। उसको इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट के तहत एक प्रोटेक्शन दी गई थी। इसको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी कहते हैं, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। ये क्या, ये एक ज़ईफ इंडस्ट्री है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रोटेक्ट किए रखा। आपको याद होगा 2008 में जब आसिफ अली जरदारी आए थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने अब बाहर की गाड़ियों को अलो किया था। तब पता चला यहाँ के जिस प्राइस में हमें वो जो सुजुकी मेहरान मिलती थी उससे ज्यादा अच्छी गाड़ियां उसी प्राइस में बाहर से हमें यहाँ मिलती थी, जिनमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन थी। क्योंकि आपने मोनोपोली दी हुई थी तो वो वैल्यू एडिशन कर नहीं पा रहे थे। इसलिए इस तरह का जो मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारी इंडस्ट्री का, वो आपकी जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी थी वो भी पे बैक नहीं कर रही है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आपकी 90s में गई, तो 90s में हुआ क्या था बेसिकली? 90s में वर्ल्ड बैंक ने कहा जी आपकी क्योंकि एक मैं आपको बात याद दिलाऊं कि ये 1990 की जो डकेड है, इस दहाई में पूरी दुनिया में सारी इकोनॉमीज ने प्रॉफिट्स पोस्ट किए थे। चंद इकोनॉमीज थी लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, एंड पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम कि 1990 की जो दहाई है इसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं डकेड लॉस्ट, मतलब हमारे लिए वो दहाई गुम हो गई थी। अब उसमें क्या हुआ था कि उसमें बहुत ज्यादा डेट की प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये वो दौर है जब 1988 में ज़िया-उल-हक मर जाता है, और ज़िया-उल-हक के बाद पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, और आप 1988 से लेके 90 के दहाई तक देखेंगे तो आपको 4 गवर्नमेंट्स तब्दील होती नजर आ रही है। यानी अगर एवरेज निकाला जाए तो 2.5 साल में आपकी एक दूसरी गवर्नमेंट आ रही थी। तो एस्टेब्लिशमेंट वाज ऑलवेज देयर, और बहुत ही वीक गवर्नमेंट्स थी, डेट नहीं हो रहा था। उससे आगे फिर एटॉमिक धमाके हुए थे तो वो आ गई थी। ये पूरी कहानी जो है इसमें जो ज़िया-उल-हक के दौर में जिस तरह से डेट लिए गए, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की गई और प्राइवेटाइजेशन पे फिर 90s में वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने आपको एक पुश दिया था। मैं आपको याद दिलाता हूं कि 90s में क्या हुआ था। 90s में आप एक ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम था जो कि गवर्नमेंट चलाती थी, उसकी जैसे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम थी उसमें मोनोपोली नहीं थी। एसआरटीसी, आपको अगर याद हो, एसआरटीसी, और कराची में थी केटीसी, शायद कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन। अब इन्होंने कहा जी ये ट्रांसपोर्ट तो आपका काम ही नहीं है, आप इसको बंद कर दें क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वहां पर मौजूद है। तो बेसिकली वो खत्म हो गई, बंद हो गई। हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट का सेक्टर कहीं भी प्राइवेट सेक्टर नहीं, वो जामशोरो हैदराबाद का जो रूट है वो कभी भी
किसी फिजिबल ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं है, कराची में भी नहीं हुआ। आज जहां हम खड़े हैं, जस्ट फास्ट फॉरवर्ड टुडे, गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट इनटू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है या नहीं है? ठीक है, आज आपने फिर से बसेस लाए हैं, कराची में चला रहे हैं, हैदराबाद में चला रहे हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहां कहां हुआ है। तो इस पॉलिसी ने वर्क नहीं किया। उसकी वजह से हो क्या रहा था कि मोनोपोली ट्रांसपोर्टर्स की, आपकी थोड़ी सी पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, अगर 2% प्राइसेस बढ़ती हैं पेट्रोल की, तो वो 15% डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके पास कोई और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था नहीं, तो आप उसको रोक नहीं पाते थे। इसकी वजह से अब क्या है, आप जो मोनोपोलीज है उनको कैसे करते हैं? मोनोपोली को टैकल करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाते हैं, लेकिन हमें पता है कि सरमायादारी के जो सिस्टम है उसमें अमेरिका से लेके बर्तानिया तक जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगेंस्ट दिस जायंट किस्म की जो कैपिटलिस्ट इंटेंसिव कैपिटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके आगे उनकी नहीं चलती। तो रेगुलर एंटी ट्रस्ट जो है अमेरिका का, वो मोनोपोलिस के आगे बेबस है। इस वक्त दुनिया में, दुनिया पूरी बड़ी जो है वो मोनोपोलिस के हाथ में है। पाकिस्तान में मोनोपोलिस क्रिएट की गई, और वो मोनोपोलिस जो है, आपको आज देखें अभी जो है एग्रीकल्चर इनपुट्स जो है वो कैसे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर इनपुट्स इसलिए बढ़ रहे हैं कि आपकी जो खाद का सिस्टम है, उसमें पहले कोई यूरिया का गवर्नमेंट का कोई था, लेकिन वो अब सारा प्राइवेट हो गया है, और प्राइवेट मोनोपोलीज है। मुझे एक सोना यूरिया का ऑफिसर बता रहा था कि फातमी को जब इन्होंने दिए थे अपना गैस मिली थी, फातमी ने प्राइसेस बहुत हाई कर ली थी, एंड रेगुलेटर्स वर नॉट सेइंग एनीथिंग। ये ऑलमोस्ट जो ना उस दौरान, ये कोई 1-10 साल पहले की बात है कि प्राइसेस वेंट अप टू 100% फर्टिलाइजर की। सोना यूरिया जो है वो उस वक्त अच्छे तरीके से उस प्राइस पे मैनेज कर रहा था, बजाय इसके उन्होंने सोचा हो कि हम कॉम्पीट करेंगे और हम इस प्राइस को नीचे लाएंगे। उन्होंने कहा लेट्स टेक एडवांटेज आउट ऑफ दैट, तो उन्होंने भी अपनी प्राइसेस बढ़ा दी। तो मेरा वो दोस्त कह रहा था कि हमें उसके जो है ना बोनसेस मिलना शुरू हो गए थे। तो अगर आपकी ये जो कार्टेलिंग है ना, कार्टेलिंग इसको कहते हैं ना, कि ये वो जाके एक वो कर लेते हैं, तो वो पूरी इकोनॉमी कार्टेल्स पे बढ़ी हुई है। आप ऐसे ही एग्रीकल्चर का जो जो प्रोडक्ट है वो आ जाती है मुल्क में, आने के बाद उसका क्या होता है। मैं एक थोड़े अरसे के लिए एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट का रहा हूँ और डायरेक्टर जनरल रहा हूँ, जो कि फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी में उनका ये काम है कि वो एस्टिमेट करते हैं कि क्या मतलब कितना फूड ग्रेन काफी है। ये 25 मिलियन टन तक हमें चाहिए होता है, उसमें 2 मिलियन का बफर होता है, फौज के लिए चाहिए होता है, फिर जो वो पूरा एक सिस्टम है। उसमें अगर कम पड़ जाती है वो, अगर आप जो है ना वो, उसमें जरूरी होता है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी प्राइस जो है वो देती है, और सूबे जो है अपने देते हैं। आपको ये पता होगा, इल्म में होगा कि जो गंदम की खरीदारी होती है, फेडरल के पास कुछ अजला है, जैसे जिला खैरपुर है, तो वहां से फेडरल गवर्नमेंट ही जो है वो, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी वाले हैं वही पास्को वाले लेते हैं, वहां से ये सिंध गवर्नमेंट नहीं लेंगे। बाकी इजला में ऐसे पंजाब में भी है उनके, तो ये सेपरेट है उसका। तो वो वहां से राइट प्राइसिंग को नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से वो इंसेंटिव कम होता है तो कम हो जाता है। लेकिन अब जरा राइट प्राइसिंग करते हैं, उसके बाद क्या होता है, दूसरी जो लेवल है वो है, अगर मार्केट में इनफ आपके पास गंदम आ गई है, इनफ जो है चावल आ गया है, तो उसकी होल्डिंग हो जाती है। होल्डिंग करके वो प्राइसेस को अप करके जो प्राइसेस कम में ली होती है वो देते हैं। दिस इज हाउ इन्फ्लेशन बढ़ती है। आपकी सीपीआई और एसपीआई पे जो इन्फ्लेशन के हम ज्यादातर 4 है, लेकिन 2 पे जो है ना वो ज्यादातर आवाम से जो उनका ताल्लुक है। सीपीआई में हम जनरल इन्फ्लेशन जो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, एसपीआई पे सिर्फ खाने पीने की अशिया जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो करते हैं। तो आप देखेंगे कि 2018 से लेके जो मुझे याद पड़ रहा है कि आज तक सीपीआई और एसपीआई में बहुत बड़ा फर्क है। एसपीआई में अगर सीपीआई 30% है, तो इन्फ्लेशन वहां पर एसपीआई पर 40% है। एक सीजनल होता है उसमें, लेकिन ये मुसलसल जो चलना है ना, उसमें होर्डिंग और ये बाकी जो मार्केट की मोनोपोलीज वो काम करती है। तो इनको रेगुलेट करने की पावर आपके पास बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। आपके पास ये एक अल्टरनेट हो सकता है कि आप जो है ना अल्टरनेटिव्स, अपने जो पब्लिक सेक्टर अल्टरनेटिव वो रखें, तो आप उनको गंवाते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से आप देखें, अगर आपके पास पीआईए को आज आप दे रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पीआईए को अगर प्राइवेट
ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करेंगे, उसका वो लेंगे, वो करेंगे, उसको डाउन साइज करेंगे। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आपकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इस वक्त भी मैं देख रहा था पीआई को जब ये कर रहे थे, तो उसमें कोई 124 ममालिक हैं जो कि नेशनल कैरियर को चला रहे हैं नुकसान पे या फायदे पे, डजंट मैटर एट ऑल। तो ये जो अल्टरनेटिव्स आप अगर आप पीआई को भी दे दें, फिर आपके पास सिर्फ प्राइवेट जो हैं आ जाएंगे, जो प्रॉब्लम होगा। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो आपके पास तुर्बत जाने के लिए, गिलगित जाने के लिए और केपी के कुछ इलाकों में जाने के लिए, इस तरह के जो इलाकों में आपकी जो फ्लाइट्स हैं, सब्सिडाइज फ्लाइट्स हैं, वो आप दूसरे जो रूट से वहां से कमाते हैं और वहां पर खर्चा करते हैं, शायद वहां प्राइवेट सेक्टर जाए ना, अगर जाए तो वहां की जो फ्लाइट है वो दुबई से भी महंगी पड़ेगी। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो करके आपको इस मुल्क की जो पूरी मार्केट है उनको उसको ठीक करना पड़ेगा ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जी। अच्छा रफीक साहब, ये तो आपने जो चीजें बताई हैं, मुझे ज्यादातर ये गवर्नेंस का इशू लगता है कि गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से कहीं पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही, कहाँ पे सही रेगुलेटरी नहीं है, अदारे काम नहीं कर रहे, तो ये इश्यूज क्रिएट। मैं तो पूछना आपसे ये चाहता हूँ कि हमारे पास हम आएंगे इसके जो हमारा डिफिसिट का इशू है उसका, स्पेशली जो फिस्कल डिफिसिट का इशू है उस पे हम आएंगे, लेकिन मैं आपसे सिर्फ पूछना ये चाहता हूँ कि अभी मुझे ये बताया कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कितना डिफरेंसेस है। क्या हमारे पास इंपोर्ट हम इतने करते हैं कि हम हमारा डिफिसिट जो है वो बढ़ जाता है? इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? ये कितने सालों से हमारा जो फिस्कल जो प्रॉब्लम है ईयर का, और जो डिफिसिट आता है उसको हम क्यों ओवरकम नहीं कर पाते? इसकी क्या वजह नजर आती है? सब लोग यही कहते हैं कि भाई ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इशू है, आपको क्या नजर आता है? देखें, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है वो खराब इसलिए हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी किसी अरसे से डिक्लाइन पे जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक चाइनीज प्रोफेसर आया किसी यूनिवर्सिटी का हमारे पास विजिट पे। तो हम जैसे करते हैं कि कोई हिस्टोरिकल प्लेस उसको विजिट करवाएं। तो जो मीटिंग थी वो हुई और उस पर काफी चीजें जो एकेडमिक था, उसके बाद उसने कहा नहीं मुझे हिस्टोरिकल प्लेस बाद में दिखाना, मैं इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हूं, मुझे इंडस्ट्री घुमा गया। तो इंडस्ट्री के यूनिट्स जो हैदराबाद के हमने उनको विजिट करवाए। तो उसमें मेरे लिए भी बड़ी हैरान की बात थी कि हैदराबाद हिस्टोरिकली हैज बिन अ प्लेस वेयर दुनिया का जो अजीम शान कपड़ा बनता था। मतलब रशियंस जो हैं वो फतेह टेक्सटाइल मिल स्पेशली वाज मतलब हमारी जो कराची में भी इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की, हमारे पास फैसलाबाद में इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल की, हैदराबाद में थी, लेकिन फतेह टेक्सटाइल मिल वाज ऑलवेज लीडिंग एवरीवन। उसके फैब्रिक जो है वो दुनिया पूरी में मतलब जाता था। तो वो बैठ गई हैं सारी आजकल, और वो धागे का जो काम है वही करते हैं। वी विजिटेड दैट। और मोटरसाइकिल्स थी उनको हम देख रहे थे, उनकी इंडस्ट्री को। तो उसने जो बताया, उसने कहा कि आई वर्क एज अ कंसल्टेंट, तो वहां की चाइनीज कंपनीज जो हैं दे आर इंटरेस्टेड टू टेक ओवर पाकिस्तानी इंडस्ट्री। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल एक लीडिंग हमारा सेक्टर था वो बैठ चुका है। उसके बैठने की जो असबाब हैं उनमें सबसे बड़ी जो सबब है वो ये है कि एनर्जी की जो क्राइसिस, आपने एनर्जी क्राइसिस आपकी जो है वो आपकी पूरी दूसरी इंडस्ट्री को भी लेके बैठ गई है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा। क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही बड़ा कंपटीटर के तौर पे आ गया था आगे। तो हमारी जो प्रोडक्ट, हमारे पास जो एनर्जी कास्ट थी, वो बांग्लादेश इज बैंकिंग ऑन एनर्जी प्राइसेस प्लस वाट एवर दे हैव काइंड ऑफ जो लेबर है, चीप लेबर है, टेक्निकल। तो दो चीजें अगर आपको मिल जाती हैं और थोड़ा कैपिटल तो बाहर वाले भी लगा रहे हैं, तो देन यू आर ओके, यू आर फाइन विद दैट। हमारे पास ये दोनों चीजों में एक प्रॉब्लम है। ह्यूमन रिसोर्स तो थी हमारे पास जो भी उसकी, लेकिन एनर्जी क्राइसिस की वजह से एनर्जी प्राइस इतनी बढ़ गई थी कि वो फिजिबल ही नहीं रहा था, तो वो सेक्टर बैठता गया। उसके बाद आपकी दूसरी जो इंडस्ट्रीज थी, आपके पास एग्रीकल्चर जो है, आप 2014 में यूरोपियन यूनियन ने हमें जीएसपी प्लस का स्टेटस दिया। अब जीएसपी प्लस स्टेटस का मतलब ये था कि जनरलाइज, ये होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, उसको प्लस उसमें भी ज्यादा उन्होंने दिए थे। हम यहाँ से मछली बेच रहे थे, हम यहाँ से दूसरी चीजें बेच रहे थे। यूरोपियन यूनियन का एक वफद आया, उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि आपकी जहाँ मछली पैकिंग होती है उसकी हम हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स देखेंगे, वो यूरोपियन यूनियन के मुताबिक होनी चाहिए।
जब उन्होंने वो चेक किए तो वो वहां पर इतने थे ही नहीं। तो उन्होंने मछली की जो इम्पोर्ट थी वो बंद कर दी। उनको वो दी कि जी ये क्राइटेरिया है, इस पे आप पहले अपनी हाइजेनिक जो चीजें हैं उनको ठीक करें और उसके बाद हम आके अप्रूव करेंगे, उसके बाद आप मछली भेजो। अब आपको स्टेटस मिला हुआ है लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी वजह से आप जो है ये टाइम गैप जो मिल रहा था वो टाइम गैप यू वर लूजिंग अगेंस्ट। और ये जीएसपी प्लस जो है साउथ एशिया के सारे ममालिक के लिए था। तो इंडिया वाज देयर और बांग्लादेश वाज देयर, मछली में वो भी बहुत ज्यादा थे, तो वहां से धड़ाधड़ वो सप्लाई हो रही थी और हमारे पास बंद हो गई थी। तो हमारे पास ये जो हमारे अफसरान है बाउले बन के जी जी क्या करें ये करें वो करें, उसमें बहुत सारा टाइम निकल गया। जीएसपी प्लस से हमने भी जो अपने जो एक्सपोर्ट्स थे उनमें कोई 14% तक गई हमारी एक्सपोर्ट्स, इट डिडंट गो। ये अपॉर्चुनिटी वो थी, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहले से एक प्रिपरेशन होती, जैसे जैसे ही वो अनाउंस हुआ था जीएसपी प्लस, तो उस प्रिपरेशन की वजह से हम 50% तक अपने एक्सपोर्ट्स ले जाते। तो इसने हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उनको इम्पेक्ट किया होता। अब इम्पोर्टेड हैं सारी चीजें, आप हत्ता के गजब खुदा का जो फूड है, चीज है, वो भी आ रही है बाहर से। अब वो एलिट क्लास के लिए आ रही है, पैसे हम और आप भर रहे हैं, तो उनकी वजह से वो खाते हैं। कराची में लोग, लाहौर में हैं, हैदराबाद में हैं जो हैं, भाई क्या जरूरत है इस तरह की चीजों को इंपोर्ट करने की? आप बैन कर दो ना वो चीजें। काफी हद तक उन्होंने बैन किए लेकिन फिर भी वो चीजें मार्केट में मौजूद हैं। आप जो है ज्यादातर वो कहते हैं कि भाई सुई तक नहीं बनाते हैं, तो चीजें ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चीजें हैं वो वहां से बनती हैं, यहाँ पर कोई उनका नहीं है। तो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो हजम है उसमें हमेशा से डिफरेंस जो है वो कोई मतलब है कि 50 से लेके 20-30 तक जो है ये बैलेंस हमेशा रहता है। तो इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम आती रहती है। सर एक जी सर, अब मुझे ये बताइएगा कि हमारे पास सर ये जो अपने एनर्जी क्राइसिस की बात की, तो एनर्जी का क्राइसिस पहले हमारे पास जो इशू था वो ज्यादातर प्रोडक्शंस का था। अब प्रोडक्शन का तो इशू नहीं है, अब हमारे पास ट्रांसमिशंस का और उसका इशू है अपना ज्यादातर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस का। और इसमें भी हम देखते हैं तो टैक्सेस बहुत ज्यादा है हमारे पास। एनर्जी है लेकिन टैक्सेस ज्यादा है, कोई 55-56 रुपए का हमें मिलता है जो डोमेस्टिक है आपका यूनिट। तो आप ये बताइए कि इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। देखें, हमारी जो जितना आपके पास डेट मैनेजमेंट खराब होती जाएगी, आपकी जो नेगोशिएशंस है वो लास्ट लेंडर्स वो आपकी वीक होती जाएगी। मतलब जिस तरह से टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो लेके जाना चाह रहे हैं, इट्स क्रिएटिंग इन्फ्लेशन, इट्स क्रिएटिंग जो कैपिटल है जो कि री इन्वेस्ट होना है उसकी अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इसको नेगोशिएट करने के लिए आपकी जो जो स्पेस थी वो खत्म होती जा रही है। एनटीडीसी पे नहीं किया गया। आपको बताया कि एनटीडीसी, पहली बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान की बड़ी डेट की इश्यूज हैं वो सारे फेडरल के खाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के नहीं है। एनर्जी का जो है वो पूरे का पूरा फेडरल है, सर्कुलर डेट भी फेडरल में ही आता है, और आप दूसरी जो भी चीजें हैं वो मतलब उनमें जो बड़ी बड़ी आइटम्स हैं, बड़े टिकट आइटम्स हैं, वो सारे के सारे फेडरल के पास है। सो इट्स कंप्लीटली प्रॉब्लम विद द फेडरल मैनेजमेंट। और फेडरल मैनेजमेंट में मिसाल के तौर पे सिंध में जब कोयला था तो फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त की जो भी थी, आप अगर पीछे अखबारों में और में जाके देखेंगे तो वो इसकी भरपूर मुखालफत कर रहे थे, जबकि यही कोयला जो है 50 साल तक वो चलाया है, और कुछ साल पहले ही इंडिया ने यही हमारी जो बॉर्डरिंग एरिया है उस पर उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया अपने रिसोर्सेज। तो उसमें कुछ एनवायरनमेंट के इशू भी ला रहे थे और फिर अपने कुछ वो लाए थे, हत्ता कि हर कोशिश की गई कि सिंध गवर्नमेंट जो है ये प्रोजेक्ट ना ले। इवन मेरा ख्याल है कि वो वजीर आला पर केसेस भी किए गए थे वो एनटीडीसी, वो क्योंकि एनटीडीसी ने कहा कि हम नहीं लेंगे, तो एनटीडीसी की बजाय उन्होंने कोशिश की कि एक और कंपनी बनाई जाए, तो उसका नैब में केस हो गया था। आपको याद होगा सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाही थे, उस पर था जो पिछला टेन्योर था। लेकिन वो आया और उसमें अब हमें पता चला है कि अगर कोल पे इन्वेस्ट किया जाता होता तो हमारे पास ये मसला नहीं होता। और दूसरा, एनटीडीसी को इसलिए कर रहे हैं कि आपने जो नेशनल ग्रिड्स हैं
उनके साथ उनको किया हो और अपने पास ही अगर प्रोमिस को छोड़ा जाए कि भाई अपनी एनर्जी भी आप लोग क्रिएट करो, तो उसको बखूबी प्रोमिस से सप्लीमेंट करते और ये एनटीडीसी वाला जो इशू है ये भी हल होना था, क्योंकि प्रोमिस वर इन बेटर पोजिशन टू इन्वेस्ट। दूसरा ये है कि जो आपने इंडस्ट्रियल जोन्स कायम करवाए थे फिर अपना सूबों से, उनमें अगर आप जाएंगे उसकी डिटेल्स देखेंगे तो उनमें फेडरल गवर्नमेंट कभी भी विलिंग नहीं रही है। जैसे खैरपुर का इकोनॉमिक जोन था, दाबेजी का था, और तीसरा भी है, कोई 3 इकोनॉमिक जोन है जो कि सिंध में बनाए गए थे। उन तीनों में कोई चीज मतलब है कि नहीं हुई, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। ये पूरा फेडरल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, देखें 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट में एस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से एक वो प्रॉब्लम आ गई कि यार ये पता नहीं क्या होगा, ये प्रोविंसेस सारे रिसोर्स ले जाएंगे तो रिसोर्सेज क्या बचेंगे हमारे पास। हालांकि ये अगर इसको फेयर ट्रीटमेंट पे रखा जाए तो प्रोविंस के पास रिसोर्स होंगे तो आपके पास भी आएंगे, आप यू विल हैव योर फेयर प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन अगर अनफेयर प्रोपोर्शन चाहिए रिसोर्स का तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि सारे जो डेवलपमेंट के खर्चात हैं वो हैं ही प्रोविंसेस के पास, हेल्थ प्रोविंस के पास है, एजुकेशन प्रोविंस, हायर एजुकेशन कमीशन पे आ जाते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन किसी जमाने में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है वो इस पे कर रहे थे कि भाई आप इसको 18 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद भी इसको अब डिवॉल्व कर दो, तो यही मुख्तार अहमद साहब जो बैठे हुए हैं अभी, इन्होंने कोर्ट तक केस कर दिया कि नहीं जी ये नहीं हो सकता इसके तहत। अभी इस वक्त ये है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेटर लिखे कि हम पैसे नहीं देंगे। 2018 से पहले से लेके इसकी जो बजट थी कोई 113-14 बिलियन की थी टोटल, जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने उसको कट टू 50% हाफ पे करके वो दे रहे हैं। तो अभी तक उसमें चेंज नहीं आई है। इमरान खान डिडंट डू दैट, हालांकि उसने वादे किए थे, उसने किया 59 बिलियन की वही उनको मिलती है। पीडीएम गवर्नमेंट नहीं किया, एंड आई एम नॉट श्योर कि ये गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी। तो जो कैंपसेस बनाए गए थे उनको फिर सिंध गवर्नमेंट ने वो किया है। तो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन, पंजाब हायर एजुकेशन, इनको सबको प्रोविंसेस जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनके हालात ये हैं कि मतलब एक वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जो कि कॉलोनियल स्ट्रक्चर था। इससे एस्टेब्लिशमेंट को जान छुड़ानी होगी, प्रोविंस के साथ एक वो पॉलिटिकल रिलेशनशिप, एक फाइनेंशियल जो प्रूडेंट रिलेशनशिप है वो रखना पड़ेगा ताकि वो डेवलपमेंट हो। और यही आप टैक्सेस में से प्रोपोर्शन लेते रहेंगे, टैक्सेस तब आएंगे जब प्रोविंस में इंडस्ट्री होगी, लोगों का रोजगार होगा, लोगों की इनकम आएगी तो इनकम टैक्स बढ़ेगी ना। तो ये एक ऐसी एक डार्क साइड है जिसपे हमारी एस्टेब्लिशमेंट ध्यान नहीं दे पा रही है या उनके अपने ओपिनियंस हैं। अच्छा वी रफीक नीड टू साहब, अंडरस्टैंड दैट। मैं आपने कोल की बात कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे थे। मैं तो ये आपसे समझना चाहता हूँ कि देखें, कोल जो है इंपोर्टेड कोल पे आपको पता होगा साइवल में भी एक इंडस्ट्री बनी है, वहाँ पे काम होता है। तो कोल तो जाहिर सी बात है जब इंपोर्टेड कोल आएगा तो वो कराची में आएगा। वो इंडस्ट्री तो आपको कराची के आजू बाजू में रखनी चाहिए थी, वो साहिवाल लेकर गए। तो आपका ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा इतना हो जाता है कि वो साहिवाल तक पहुंचते पहुंचते आपका जो अखराजात है वो बढ़ जाते हैं। तो फैक्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री है, स्पेशली जो अब कोल बेस्ड जो इंडस्ट्री है, वो तो सिंध में होनी चाहिए ना, यहाँ नो, आई कराची। एम टॉकिंग अबाउट थरकोल, नहीं थरकोल की थर्मल, बात कर रहा हूं मैं। नहीं आप थर्मल की बात करें, उसकी भी जनरेशन वो वहां लेकर गए ना, वो भी तो साहिवाल तक जाती है। लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये स्मार्ट पॉलिसी क्यों नहीं है? अगर फिर तो एनर्जी महंगी होगी ना। हम तो बात करेंगे 56 रुपए हमें जो यूनिट मिलता है वो इसीलिए मिलता है क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, इसको ऊपर करे प्लीज। आपकी आवाज थोड़ी कम धीमी आ रही है। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि देखिए सर, हमारी जब एनर्जी की जब कास्ट होगी पर यूनिट ज्यादा, तो वो जाहिर सी बात है मिलेगी भी महंगी। तो मैंने मिसाल आपको इसीलिए दी साहिवाल की कि उसकी देखिए कास्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। और ये जो आप बात कर रहे थे, सही बात कर रहे हैं कि आप जो थरकोल की भी बात कर रहे थे, वो भी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुझे याद है, उसने बड़ी हिंड्रेंस की कि ये नहीं होना चाहिए। बाद में जो है ये हुआ तो उसकी दूसरी हुकूमत में, जब वो पॉलिटिकली ज्यादा वर्नरेबल हो गए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस पे बात करेंगे। और मेरे पास बहुत सारे चीजें हैं उस पे बात करने के लिए। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए इकोनॉमिस्ट हमारे सिंध का, इस पे हम बात कर सकें। स्पेशली सर मैं आपको बता देता हूँ, उसमें हमारा सर्कुलर डेट है, और हमारे पास जो है फिस्कल डिफिसिट है, और इसके अलावा हमारे पास जो ये इंडस्ट्रीज नहीं हो रही और कंजम्पशन पे हमारा पूरा मुल्क चल रहा है। तो उनकी जो वजूहत है और उनको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इस पे मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त होगी उस पे हम बात कर सकेंगे। श्योर श्योर।
बहुत थैंक यू।